हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लास्ट पार्ट। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं, जिसमें अपन ने डाइजेशन की फिजियोलॉजी को कंप्लीट किया था। तो एक बार जब डाइजेशन हो जाता है तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। लेकिन वो करने से पहले अपन एक चीज के बारे में स्टडी करते हैं कि लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है, क्योंकि ये डाइजेशन में तो कुछ खास फंक्शन परफॉर्म करती नहीं है, तो ये क्या फंक्शन परफॉर्म करती है अपने न्यूट्रिशन में। तो देखो, लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है नो सिग्निफिकेंट डाइजेस्टिव एक्टिविटी रखती है, कुछ खास उसकी डाइजेस्टिव एक्टिविटी तो नहीं होती, लेकिन वो फॉलोइंग फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला कि वाटर जो है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में, और वाटर के साथ में मिनरल्स और सर्टेन ड्रग्स जो होती है, ड्रग्स बोलते हैं मेडिसिन को, सर्टेन ड्रग्स जो है वो भी कहाँ एब्जॉर्ब होगी, लार्ज इंटेस्टाइन में होगी। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन का एक और काम है, देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड आइटम आ रहे हैं, जो अब अपन ऐसा मान चुके हैं कि उसमें डाइजेस्ट करने लायक कुछ है नहीं, एब्जॉर्ब करने लायक कुछ है नहीं, तो उस फूड आइटम के जो टुकड़े हैं उन सबको एक साथ कंबाइन करके रखना, ताकि उन्हें जब बाहर निकालेंगे एनएस के थ्रू तो आसानी से निकाला जा सके। और ये करने के लिए लार्ज इंटेस्टाइन म्यूकस सिक्रेट करती है, और ये क्या करती है, जो वेस्ट जो होते हैं उन सबको आपस में चिपका के रखती है, और साथ ही साथ में उसका पैसेज जो है वो आसानी से, मतलब आगे आसानी से मूव करेगा। ये काम भी किसका होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। अनडाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फूड को फीसेज कहते हैं, और इसको लार्ज इंटेस्टाइन टेम्पररी स्टोर भी करती है। किसके अंदर करती है, रेक्टम के अंदर। और जब वो कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो उसे बाहर निकालने का काम भी कौन करती है, लार्ज इंटेस्टाइन ही करती है, जिसे क्या कहते हैं, डीफिकेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अपने एक पॉइंट लेते हैं, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका क्या मतलब है कि जो डाइजेशन में कि कब एंजाइम सिक्रेट होगा, कैसे सिक्रेट होगा, कितना करना है, उसे रेगुलेट कौन करेगा। तो उसे रेगुलेट करने के लिए दो तरीके के कंट्रोल होते हैं। अपनी बॉडी की मैक्सिमम चीजें दो ही तरीके से कंट्रोल होती है, या तो न्यूरल कंट्रोल होता है या हार्मोनल कंट्रोल होता है। यहां पर भी दोनों देखने को मिलती है। तो द एक्टिविटी ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, गैस्ट्रो बोले तो स्टमक, इंटेस्टाइनल बोले तो स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन, आर अंडर न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल। इसके अलावा बक्कल कैविटी का भी कंट्रोल इन्हीं के पास ही होता है। ठीक है, पहले देखते हैं न्यूरल कंट्रोल। द साइट, स्मेल और द प्रेजेंस ऑफ फूड, या तीनों हो सकते हैं या तीनों में से कोई एक। या तो अपन खाने को देखते हैं, खाने की स्मेल आती है, या मुंह में खाना चला ही गया। तीनों में से कोई एक काम हो या तीनों हो, ऐसे केस में ओरल कैविटी में क्या होता है, सलाइवा सिक्रेट होने लगता है, स्टमक में गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट होने लगता है, इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल सिक्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और ये तीनों काम तो अपन ने देखते ही कर दिए थे, स्मेल लेते कर दिए थे, खाने को रखते ही कर दिया था। ये किसकी वजह से होता है कि जैसे ही अपन खाने को देखते हैं अपने ब्रेन में, मतलब उसकी जो सिग्नल्स जाते हैं और वो काम करना शुरू कर देता है। स्मेल आने पर भी हो सकता है, फूड आइटम को मुंह पे रखने पर भी ऐसा हो सकता है। तो वो कंट्रोल कौन सा है, न्यूरल कंट्रोल है। ठीक है, और देखते हैं आगे, द मस्क्यूलर एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। मतलब अपन ने देखा था एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट में मस्क्यूलर मूवमेंट होते हैं, वो भी कौन कंट्रोल करता है, अपना न्यूरल कंट्रोल के अंदर ही आता है। और वो दो तरीके से कंट्रोल हो सकता है, वहां की लोकल न्यूरॉन्स भी कंट्रोल कर सकती है, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज भी जाते हैं। ठीक है, वैसे आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं, वेगस नर्व होती है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से निकलती है, वो अक्सर इन चीज से रिलेटेड होती है। ठीक है, अपन उसे नर्वस सिस्टम वाले चैप्टर में देखेंगे। नेक्स्ट है हार्मोनल कंट्रोल। आप सब जानते होंगे हार्मोन्स क्या होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रेट होने वाले सब्सटेंस, और वो भी क्या करते हैं, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन ही करते हैं। तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय लोकल हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। दो बार लिख दिया मैंने, एक बार लिख देना, चाहे तो हार्मोन सिक्रेटेड बाय गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल म्यूकोसा लिख देना, या लोकल हार्मोन लिख देना। ठीक है, तो गैस्ट्रिक और इंटेस्टाइन की जो म्यूकोसा होती है वो हार्मोन सिक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन है, इनका नाम याद रखना है अपन को। चार हार्मोन है, गैस्ट्रीन, सिक्रेटिन, सीसीके जिसे कोलियोसिस्टोकाइनिन कहते हैं, और जीआईपी गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड कहते हैं। अब जो गैस्ट्रीन है वो गैस्ट्रिक म्यूकोसा सिक्रेट करती है, और ये तीनों जो है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सिक्रेट करती है। ठीक है, गैस्ट्रीन जो है वो क्या करती है, ये सिक्रेट करवाती है गैस्ट्रिक जूस को, मतलब गैस्ट्रिक जूस का जो सिक्रेशन है उसे रेगुलेट करने का काम किसका है, गैस्ट्रीन का।
सिक्रेटिन, इसके बारे में मैंने आपको एक पॉइंट बताया था प्रीवियस वीडियो में, कुछ खास बताया था मैंने सिक्रेटिन के बारे में प्रीवियस लेक्चर में। जिसको पता हो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सिक्रेटिन जो होता है वो पेनक्रियाटिक जूस का सिक्रेशन जो होता है उसको रेगुलेट करता है, और स्पेशली उसमें भी बाइकार्बोनेट आयन का जो सिक्रेशन होता है उसको रेगुलेट करता है। साथ में ये बाइल सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, और वो भी कहां से, लीवर से जो बाइल सिक्रेट होता है उसको। सीसीके जो होता है वो सिक्रेशन कंट्रोल करता है कहां कहां का, लीवर से आने वाले बाइल जूस का, गॉल ब्लैडर से आने वाले बाइल जूस का, और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस का। ठीक है। जीआईबी जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सुनना। ये क्या होता है, इनिबिट गैस्ट्रिक ग्लैंड एंड इनिबिट स्टोमक मोटिलिटी। तो देखो जैसे मान लो कि जब स्टमक में खाना जो होता है उसके बाद वो खाना जब आगे जाता है किसके अंदर, ड्यूडेनम के अंदर, तो एक साथ ही अगर सारा खाना चला जाएगा तो डाइजेस्ट होने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। तो ये जो होता है वो रेगुलेट करता है कि एक बार में थोड़ा सा खाना आगे गया, फिर उसका डाइजेशन हुआ, एक बार वो आगे का रास्ता क्लियर हुआ, फिर आगे और मूवमेंट करवाना है। तो वो खाना जो टुकड़ों में धीरे धीरे आगे जाए, ये रेगुलेट कौन करता है, जीआईपी करता है। तो ये जो है ये डाइजेशन का क्या है, न्यूरल एंड हार्मोनल कंट्रोल है। आप इसे अच्छे से देखें, स्पेशली इन चार के नाम, कौन सा कहां से सिक्रेट होता है और क्या काम करता है, ये अच्छे से देखें। ठीक है, तो पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में। तो देखो कैलोरीफिक वैल्यू से अपन को ये आइडिया होगा कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट जो होती है वो कितनी एनर्जी जनरेट कर सकती है, और इसे कैलकुलेट करने के लिए अपन सबका 1 ग्राम लेंगे, मतलब 1 ग्राम के ऊपर वो कितनी एनर्जी या कितनी हीट जनरेट करेगी वो अपन कैलकुलेट करेंगे। अब इसको अपन दो तरीके से कैलकुलेट करेंगे। एक, जैसे आपको केमिस्ट्री में थर्मोडायनेमिक्स में सिखाया जाता है, बॉम्ब कैलोरी मीटर होता है, उसमें अपन क्या करेंगे, 1 ग्राम लेंगे फूड सब्सटेंसेज का, और फिर देखेंगे कि कितनी हीट रिलीज होती है। और एक अपन किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर उस चीज का 1 ग्राम कितनी कंबसन से कितनी एनर्जी जनरेट करता है, ये अपन देखेंगे। तो जब बॉम्ब कैलोरी मीटर में अपन ये निकालते हैं तो उसको अपन कहते हैं ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू या ग्रॉस एनर्जी वैल्यू, द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड फ्रॉम अ कंप्लीट कंबसन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड। और वो किस में करते हैं, बॉम्ब कैलोरी मीटर में। एंड द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फूड इन इज द फिजियोलॉजिकल वैल्यू। फिजियोलॉजिकल वैल्यू कब होगी, जब एक्चुअल अमाउंट, क्यों कह रहे हैं, जब किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में 1 ग्राम फूड सब्सटेंस कंबसन शो करेगा तो वो एक स्टेप में नहीं होता, बहुत सारे इंटरमीडिएट बनते हैं और उसमें कुछ एनर्जी जो होती है वो यूटिलाइज हो जाती है। तो जितनी हीट निकलनी चाहिए, जितना कि ऊपर बॉम्ब कैलोरी मीटर में निकलेगी, उतनी यहाँ पर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर नहीं निकलेगी। तो जो बॉम्ब कैलोरी मीटर में निकलती है उसे अपन क्या कहेंगे, ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू, और जो एक्चुअल में होती है उसे कहेंगे फिजियोलॉजिकल वैल्यू। और अक्सर फिजियोलॉजिकल वैल्यू जो होती है वो इससे कम आती है। जैसे कार्बोहाइड्रेट के लिए ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 4.1 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए होती है 5.65, फैट के लिए होती है 9.45। जबकि इनकी फिजियोलॉजिकल वैल्यू या एक्चुअल वैल्यू जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होगी, कार्बोहाइड्रेट के लिए होगी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, प्रोटीन के लिए होगी 4 किलो कैलोरी पर ग्राम, और फैट के लिए होगी 9 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, कोई तकलीफ नहीं इसमें। एक अपन देखो आगे क्वेश्चन है, मैं आपको समझा देता हूं कि जो वॉल्व, कौन सा ऐसा वॉल्व है जो फीसेज का फ्लो कंट्रोल करता है सिक्कम के टूवर्ड्स में। देखो आप सब जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे लास्ट पोर्शन होता है वो क्या होता है, इलियम होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला पोर्शन होता है उसे क्या कहते हैं, सिक्कम। ये क्वेश्चन ये बेसिकली पूछ रहा है कि इलियम से जो सब्सटेंसेज सिक्कम में जा रहे हैं उनका जो फ्लो होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, तो वो कौन करेगा, इलियोसिकल वॉल्व। नाम भी सेंस रखता है, इलियम और सिक्कम के बीच में, तो इलियोसिकल वॉल्व। ठीक है, तो आप ये नोट कर लीजिए। फिर अपन देखते हैं कि कौन कौन से मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन होते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन किस किस तरीके से हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट लेते हैं अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट। मतलब जो डाइजेशन से अपन ने एंड प्रोडक्ट बनाए, प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो गया है, एमिनो एसिड में, फैट किस में कन्वर्ट हो गई है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, जो अपने कार्बोहाइड्रेट थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है, मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसमें हो गई है। तो उनका एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, तो पहले तो अपन को यह समझना है कि एब्जॉर्प्शन का मीनिंग क्या है। तो एब्जॉर्प्शन का मीनिंग है कि जो ये एंड प्रोडक्ट अभी कहाँ है, एलिमेंट्री कैनाल में, इंटेस्टाइन में,
वहां से इनको उठाकर कहां पर ट्रांसफर करना है, या तो ब्लड में या लिम्फ में ट्रांसफर करना है। इस चीज को अपन क्या कहेंगे, एब्जॉर्ब करना कहेंगे। तो एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन पास थ्रू इंटेस्टाइनल म्यूकोसा, उससे म्यूकोसा से होते हुए वो कहां पे जाएंगे, या तो ब्लड में या कहां जाएंगे, लिम्फ में। ऑल द न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को छोड़ दें तो बाकी सारी चीजें एब्जॉर्ब होकर कहां ट्रांसफर होती है, ब्लड में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल कहां पे होते हैं, लिम्फ में, क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल नहीं होते तो वो कहां पर ट्रांसफर नहीं हो सकते, ब्लड में ट्रांसफर नहीं हो पाते। ऑल न्यूट्रिएंट्स एक्सेप्ट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। Fatty acid and glycerol being insoluble cannot absorb into the blood, so they absorb in lymph। ठीक है, आपने जब माइक्रोविली का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो उसमें देखा होगा आपने कि ब्लड वेसल्स थी, कैपिलरी थी और साथ में एक लेक्टियल भी थी। तो लेक्टियल में कौन ट्रांसफर होगा, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ट्रांसफर होगा। अब मोड ऑफ एब्जॉर्प्शन देखते हैं। तो देखो एब्जॉर्प्शन के 3 मोड होते हैं। पैसिव एब्जॉर्प्शन जिसमें एनर्जी खर्च नहीं होती। दूसरा कौन सा होता है, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, जिसमें भी एनर्जी खर्च नहीं होती। उसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन्स जो होती है वो ट्रांसफर करती है। हालांकि एनर्जी तो खर्च नहीं हो रही, लेकिन वो किसी की हेल्प से ट्रांसफर हो रहा है। ऐसे ट्रांसफर को क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसफर कहेंगे। और तीसरा है एक्टिव एब्जॉर्प्शन या एक्टिव ट्रांसफर, जिसमें एनर्जी खर्च होकर ट्रांसफर होता है। तो पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होगी, फैसिलिटेट में भी नहीं होगी, लेकिन किसी की हेल्प ली जाएगी कैरियर मॉलिक्यूल की। और एक्टिव में एनर्जी खर्च कर कर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, मतलब लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, पैसिव जनरली बिना एनर्जी के खर्च होता है, मतलब बिना एनर्जी के खर्च किए कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें चीजें हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। अब अपन को याद रखना है कौन कौन किस किस मोड से होता है। तो पहला है पैसिव एब्जॉर्प्शन में स्मॉल अमाउंट ऑफ मोनोसैकेराइड, मतलब थोड़ी सी अमाउंट मोनोसैकेराइड जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड की, और कुछ इलेक्ट्रोलाइट। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, Cl-, वो सिंपल डिफ्यूजन से क्या होता है, ट्रांसफर होता है, मतलब पैसिव मोड से ट्रांसफर होगा। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल हमेशा ही पैसिव मोड से ही ट्रांसफर होते हैं। फिर है फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में कौन से आते हैं, ग्लूकोज और एमिनो एसिड। देखो यहां पर भी था, ग्लूकोज और एमिनो एसिड फैसिलिटेटेड में भी है और एक्टिव में भी है, तीनों में ही है। फैसिलिटेटेड में क्या लिखना है, ग्लूकोज और एमिनो एसिड आर एब्जॉर्ब विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन। मैंने क्या बोला था, किसी की हेल्प से ट्रांसफर होंगे, इसीलिए इनको क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। और एक्टिव एब्जॉर्प्शन ग्लूकोज का होता है, एमिनो एसिड का होता है, और Na+ का। Cl- का कैसा होता है, पैसिव। Na+ का कैसा होता है, एक्टिव। और वो ट्रांसपोर्ट किसका होगा, और ये तीनों चीजें जो होगी ट्रांसपोर्ट होकर कहां चली जाती है, ब्लड में। तो बेसिकली ग्लूकोज और एमिनो एसिड पैसिव से भी होता है, फैसिलिटेट से भी होता है और एक्टिव से भी होता है। Cl- हमेशा ही पैसिव से होगा, Na+ हमेशा ही एक्टिव से होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल ये भी हमेशा पैसिव से होंगे। ठीक है, तो ये अपने मोड ऑफ थे क्या, अपने एब्जॉर्प्शन के। एक और चीज आप, मैं लिखना भूल गया, यहां पे लिख देना, वाटर जो होता है वो किसके हिसाब से ट्रांसफर होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रांसफर होता है। किसके हिसाब से होता है, ऑस्मोटिक ग्रेडियंट के हिसाब से ट्रांसफर होता है। ठीक है, जैसी अवेलेबिलिटी होती है उस हिसाब से ट्रांसफर होगा, इसको आप नोट कर लेना। ठीक है, एक फैट के एब्जॉर्प्शन को थोड़ा डिटेल में बुक में दे रखा है। तो एक बार अपन फैट को शुरू से देखते हैं, जहां से डाइजेस्ट हुआ था वहां से लेकर एब्जॉर्प्शन तक पूरा देखते हैं। ये एक फैट का ग्लोब्यूल्स था। तो पहले जो बाइल सॉल्ट आता है इसके ऊपर एक्ट करता है, और बाइल सॉल्ट में एक बाइल जूस में एक तो बाइल सॉल्ट होता है और साथ में क्या होता है, लेसिथिन। लेसिथिन जो होता है वो सरफेस टेंशन को कम करता है, जिससे इस फैट ग्लोब्यूल के छोटे छोटे टुकड़े होने में हेल्प होती है। और जो बाइल सॉल्ट होता है इसको चारों तरफ से कवर कर लेगा, तो ये ऐसे मिसेल जैसा बन जाएगा, ताकि ये छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स आपस में चिपके ना। इसके बाद इसके ऊपर काम करता है पेनक्रियाटिक लाइपेज, और वो क्या करता है, इस फैट ग्लोब्यूल में जो ट्राइग्लिसराइड है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, मोनोग्लिसराइड में। ठीक है, फिर ये मोनोग्लिसराइड वाली जो मिसेल है इसके ऊपर इंटेस्टाइनल लाइपेज काम करेगा, और वो मोनोग्लिसराइड को किस में कन्वर्ट करेगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। इस मिसेल में ट्राइग्लिसराइड था, इस मिसेल में मोनोग्लिसराइड है, इस मिसेल में कौन सा है, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। अब जब इन्हें एब्जॉर्प्शन की बारी आएगी तो एब्जॉर्प्शन के समय सिर्फ फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है, देखो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो है वो ही अंदर जाते हैं, बाइल सॉल्ट जो है वो पीछे रह जाएगा, बाइल सॉल्ट अंदर नहीं जाएंगे। ठीक है, वो फिर वापस किसी को कैप्चर करने के लिए जाएंगे।
अब ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल इस वाली सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसके अंदर जाते हैं और वापस किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड में। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में से जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो प्रोटीन बनाती है। अब ये प्रोटीन जो है इस ट्राइग्लिसराइड को कवर कर लेती है। तो प्रोटीन देखो, ट्राइग्लिसराइड कवर्ड विथ प्रोटीन, ये जो स्ट्रक्चर है इसे कहते हैं काइलोमाइक्रोन। क्या कहते हैं, काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में जो अपने ट्राइग्लिसराइड या फैट जो है वो कहां पर ट्रांसफर हो रही है, लैक्टियल। लैक्टियल बोले तो अपने किस में ट्रांसफर हो रही है, लिम्फ में ट्रांसफर हो रही है। तो लिम्फ में ट्रांसफर होता है, कौन होता है, फैट के एंड प्रोडक्ट लिम्फ में ट्रांसफर होते हैं। और किस फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, काइलोमाइक्रोन के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। इसे अच्छे से याद रखना, ठीक है। तो ये अपना किसके बारे में था, एब्जॉर्प्शन ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन, मतलब डाइजेशन के जो एंड प्रोडक्ट है वो किस किस मोड से ट्रांसफर हो सकते हैं वो अपन ने देखा, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि कौन कौन सी चीज कहां कहां पर एब्जॉर्ब होती है, मतलब एलिमेंट्री कैनाल के किस पोर्शन में कौन सी चीजें एब्जॉर्ब होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस टेक प्लेस इन डिफरेंट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। माउथ में भी होता है, स्टमक में भी एब्जॉर्प्शन होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है। पहले लेते हैं माउथ या बक्कल कैविटी में क्या अपने एब्जॉर्प्शन होगा उसको देखते हैं। तो कुछ ड्रग्स और कुछ सर्टेन चीजें जो होती है वो जब म्यूकोसा, माउथ की जो म्यूकोसा या टंग के जो नीचे वाली लेयर जो होती है उसके टच में आती है तो वहां पर वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ ट्रांसफर हो जाती है, ब्लड में, ठीक है। नेक्स्ट है स्टमक। स्टमक में वाटर का एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, याद रखना। कुछ शुगर और अल्कोहल जो होती है वो कहां पर मतलब एब्जॉर्ब होती है, स्टमक में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन का होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, इसीलिए इसे प्रिंसिपल ऑर्गन फॉर एब्जॉर्प्शन भी कहते हैं, ठीक है। और फाइनल प्रोडक्ट जो होता है डाइजेशन का, जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल, एमिनो एसिड, ये सब चीजें कहां एब्जॉर्ब होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्प्शन होता है, हाँ यहां पर भी एब्जॉर्प्शन होता है। और यहां किस चीज का एब्जॉर्प्शन होगा, वाटर का एब्जॉर्प्शन होगा। वाटर का याद रखना स्टमक में भी हुआ था, यहां पर भी हुआ। और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन होता है, ड्रग्स का। ड्रग्स का देखो लार्ज इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन हो रहा है, ठीक है, अपने माउथ में भी होता है। और कुछ सर्टेन ड्रग्स स्टमक में भी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो ये आप अच्छे से याद रखना, ये अपनी समरी है कि कौन सी चीज कहां कहां एलिमेंट्री कैनाल के किस हिस्से में क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और लेते हैं एसिमिलेशन। तो देखो अभी तक अपन ने न्यूट्रिशन के, देखो न्यूट्रिशन जो होता है वो स्टेप्स में होता है। सबसे फर्स्ट स्टेप में इंजेशन होता है जिसमें अपन फूड का इंटेक करते हैं, फिर अपन उस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसका होता है एब्जॉर्प्शन और सबसे लास्ट में होता है एसिमिलेशन। अभी तक देखो इंजेशन अपन कर चुके हैं, डाइजेशन अपन ने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट किया था। आज के वीडियो में अभी तक अपन एब्जॉर्प्शन भी समझ चुके हैं। अब अपन देखते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है, व्हेन एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस फाइनली रीच द टिश्यू, जब वो टिश्यू में पहुंचते हैं, चाहे वो ब्लड के थ्रू पहुंचे हैं या लिम्फ के थ्रू, उनको क्या किया जाता है, यूटिलाइज किया जाता है वेरियस एक्टिविटी में, चाहे वो एनर्जी प्रोडक्शन हो, चाहे ग्रोथ हो, चाहे रिपेयर हो, उनमें यूटिलाइज किया जाता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। लास्ट प्रोसेस लेते हैं ईजेशन। ईजेशन में क्या होता है, द डाइजेस्टिव वेस्ट सॉलिडिफाइड इनटू फीसेज, और उसमें रेक्टम में उनको क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है टेम्पररी। जब रेक्टम कंप्लीटली फिल हो जाएगा तो वहाँ से एक न्यूरल रिफ्लेक्स कॉज करता है जिसकी वजह से अपन को अर्ज होता है फीसेज को बाहर निकालने के लिए, जिसे क्या कहते हैं, डीफिकेशन, ठीक है। और इन वेस्ट को बाहर निकालने का रास्ता कौन सा होता है, रेक्टम किसके अंदर खुलता है, एनल कैनाल के अंदर, और फिर एनएस के थ्रू बाहर चले जाते हैं, ठीक है। तो द ईजेशन ऑफ फीसेज टू द आउटसाइड थ्रू द एनल ओपनिंग, जिसे डीफिकेशन कहेंगे, ठीक है। और इट इज अ वॉलेंट्री प्रोसेस। ये कैसा प्रोसेस होता है, वॉलेंट्री होता है, अपन अपनी विल से करते हैं। और ये जो होता है वो कैरिड आउट होता है किससे, मास पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट से, मतलब अपन को मसल से थोड़ा पुश करना पड़ता है इस प्रोसेस को करवाने के लिए, ठीक है। तो ये अपने था न्यूट्रिशन के बारे में। तो अपन ने अभी तक के चैप्टर में, जो कि चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, अभी तक के चैप्टर में अपन ने न्यूट्रिशन के सारे स्टेप देखे, इंजेशन देखा, डाइजेशन देखा, एब्जॉर्प्शन देखा, एसिमिलेशन देखा और ईजेशन देखा।
वैसे तो ये टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है, लेकिन एक चीज और बाकी रह गई है, वो है डिसऑर्डर। डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर है वो करते हैं, पहले आप ये नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं और लेते हैं डिसऑर्डर्स। तो देखो, जनरली डिसऑर्डर जो होते हैं इंटेस्टाइन में किसी ना किसी इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन की वजह से होते हैं। और जनरली ये इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन किसकी वजह से होते हैं? या तो किसी वायरल इन्फेक्शन होता है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। कभी कभी जो होते हैं वो किसी वॉर्म्स की वजह से, ये जो पैरासाइट होते हैं, अपन ने एनिमल किंगडम में देखे थे बहुत सारे वॉर्म्स ऐसे होते हैं जो अपने डाइजेस्टिव सिस्टम में पैरासाइट होते हैं, जैसे टैप वॉर्म, राउंड वॉर्म, थ्रेड वॉर्म, हुक वॉर्म, पिन वॉर्म। ये सब भी क्या कर सकते हैं? डाइजेस्टिव डिसऑर्डर करवा सकते हैं। ठीक है, अब क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है जॉन्डिस। आप सब इसे पीलिया नाम से जानते होंगे। देखो, जॉन्डिस के केस में क्या होती है, स्किन, नेल्स, जो अपने जो आई का ये जो बाहर वाला पोर्शन जो अपन देख पाते हैं, वाइट पोर्शन देख पाते हैं, ये सब किसके कलर के हो जाते हैं? येलो कलर के होने लगते हैं। तो येलो पिगमेंट जैसा दिखने लगता है। और ऐसा क्यों होता है? पहली चीज अपन को यह समझनी है कि जॉन्डिस जब भी होगा, इसको अपन ये समझेंगे कि उस पर्सन के लीवर में कोई प्रॉब्लम हो रखी है। ठीक है, कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कारण क्या होगा, मतलब सिम्टम्स, ये प्रॉब्लम कहाँ हो रही है वो अपन को फिक्स रखनी है कि जॉन्डिस जब भी होगा तो प्रॉब्लम किस में? लीवर में। तो इन दिस लीवर इज अफेक्टेड। और होगा क्या? देखो, आप सब जानते हैं लीवर बाइल सॉल्ट के साथ साथ बाइल जूस में बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन दो पिगमेंट होते हैं जो कि वैसे वेस्ट प्रोडक्ट है, उनको भी ट्रांसफर करता है। तो लीवर की अगर फंक्शनिंग सही नहीं हो पाएगी तो ये बिलीरुबिन जो होता है वो ब्लड में इसकी अमाउंट बढ़ने लगती है। और ये कैसे कलर का होता है? येलो कलर का होता है। तो इसकी ब्लड में अगर अमाउंट बढ़ने लगेगी तो ब्लड तो हर जगह होता है, स्किन के नीचे से भी अपन फील कर सकते हैं, रेड रेड दिखता है ना अपनी स्किन, और नेल्स। तो ये सारी चीजें कैसी होने लगेगी? येलो कलर की होने लगेगी। नेक्स्ट है वॉमिटिंग। वॉमिटिंग आप सब जानते हैं, स्टमक के अंदर का जो फूड सब्सटेंस है वो किसी कारण से इसोफेगस से होता हुआ वापस बाहर की तरफ आ जाए तो इसे अपन क्या कहेंगे? वॉमिट होना कहेंगे। इट इज द इजेक्शन। इजेक्शन मतलब बाहर निकलना। किसका? स्टमक कंटेंट, स्टमक के कंटेंट का बाहर निकलना। और वो भी किसके थ्रू निकलेगा? माउथ के थ्रू बाहर निकलेगा। उसे अपन क्या कहेंगे? वॉमिटिंग कहेंगे। ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो कौन कंट्रोल करता है? वॉमिट सेंटर। अपने ब्रेन में एक वॉमिट सेंटर भी होता है, और कहां पर होता है? मेडुला में होता है। वो इसको कंट्रोल करता है। वॉमिट आने से पहले अपने नौसिया जैसी फीलिंग होती है, मतलब ऐसा लगता है कि वॉमिट होगी। ठीक है, तो अ फीलिंग ऑफ नौसिया प्रीसीड वॉमिटिंग, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया मतलब लूज मोशन होना। द abnormal frequency of bowel movement and increase liquidity of fecal discharge। देखो, जो वेस्ट अपन बाहर निकालते हैं वो ज़्यादा निकलने लगेगा, उसमें वाटरी मतलब ऐसे मोशन होने लगेगा, उसे अपन क्या कहेंगे? डायरिया कहेंगे। जब मतलब वाटर का एब्जॉर्प्शन थोड़ा कम हो जाएगा इस केस में, और वो जो है फिकल मटेरियल के साथ में निकलेगा, तो बार बार अपन को फ्रिक्वेंट मतलब ये मोशन करना पड़ेगा। इसको अपन क्या कहेंगे? डायरिया। और इससे बॉडी में वाटर की भी अमाउंट क्या होगी? बहुत कम हो जाएगी। इट इज रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, और इससे फूड भी अच्छे तरीके से क्या नहीं हो पाएगा? डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। ठीक है, एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, सॉरी। नेक्स्ट है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन इसका जस्ट उल्टा समझ लो। इसमें तो क्या हुआ था, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंट अपन को डिफिकेशन करना पड़ रहा था, वेस्ट बाहर निकालना पड़ रहा था। कॉन्स्टिपेशन के केस में अपन को मतलब वेस्ट निकालने का जो डिजायर होता है वो बहुत कम होती है। और साथ में इसमें जो वेस्ट जो बाहर निकलता है वो कैसा था? लिक्विड डिस्चार्ज जैसा था, और इसमें एकदम सॉलिड हार्ड हो जाता है। तो वो इंटेस्टाइन में रहता है, अपन उसे कंप्लीटली बाहर नहीं निकाल पाते। हर बार जब अपन मोशन करते हैं तो उसमें अपन बाहर नहीं निकाल पाते। ऐसी केस को क्या कहते हैं? कॉन्स्टिपेशन। तो कॉन्स्टिपेशन में द फीकल्स आर रिटेन्ड विद इन द कॉलन एज द बाउल मूवमेंट अकर इरेगुलर, मतलब, और इधर इरेगुलर का मतलब बहुत लेट होगा और लॉन्ग गैप से होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इनडाइजेशन। इनडाइजेशन नाम से ही क्लियर है कि अपन किसी सर्टेन केस में, अभी कारण देखेंगे, उन कारण की वजह से फूड को अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, तो उसे अपन क्या कहेंगे? इनडाइजेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? इनडाइजेशन कहेंगे। और ऐसे केस में नौसिया की फीलिंग होती है, एसिडिटी बढ़ जाती है स्टमक में, फुलनेस, हमेशा ऐसे लगता है कि मतलब भरा हुआ है स्टमक, मतलब अपन को खाना खाने की डिजायर भी थोड़ी कम होती है। कारण क्या हो सकते हैं? या तो इनएडिक्वेट एंजाइम सिक्रेशन, और इसके होने के भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या फिर एंजाइटी, मतलब कोई स्ट्रेस हो रखा है अपन को, कोई घबराहट हो रखी है, उस वजह से ऐसा हो रहा है। फूड पॉइजनिंग हो गई है, अपन ने जो खाना खाया था वो सही नहीं था। ओवर ईटिंग, जरूरत से ज़्यादा खा लिया। कंजप्शन ऑफ स्पाइसी फूड, ऐसा फूड खाया जो ज़्यादा स्पाइसी है। ठीक है, जंक फूड ज़्यादा खा लिया, तो उस केस में ऐसा होता है।
लास्ट टॉपिक लेते हैं जो कि है PEM, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, इट अफेक्ट द चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ 1 to 5 ईयर। ये जो होता है जनरली छोटे बच्चों को अफेक्ट करता है, और ये होने के दो तरीके। देखो, आप माल न्यूट्रिशन अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। जब अपन अपने फूड आइटम में बैलेंस डाइट नहीं लेते, बैलेंस डाइट में से जो कंपोनेंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपोनेंट को अपन एक लंबे ड्यूरेशन तक स्किप करें या कम अमाउंट में खाएं, तो इसे क्या कहते हैं, माल न्यूट्रिशन। यहाँ पर क्या है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, मतलब प्रोटीन की कमी होगी। अब ये प्रोटीन की कमी जो है दो तरीके से हो सकती है, मेरेस्मस और क्वासिओरकोर। दोनों में फर्क क्या है, इसमें पर्सन को, मतलब जो बच्चा है उसको प्रोटीन की डेफिशिएंसी तो है ही है, साथ ही साथ में किसकी डेफिशिएंसी होगी, कैलोरी की भी डेफिशिएंसी होगी। जबकि क्वासिओरकोर में सिर्फ और सिर्फ किसकी डेफिशिएंसी होती है, प्रोटीन की डेफिशिएंसी होती है, कैलोरी उसे बराबर मिलती है। मतलब वो कार्बोहाइड्रेट और फैट बराबर कंज्यूम कर पा रहा है या उसे मिल पा रहा है, लेकिन प्रोटीन नहीं मिल रहा, और इसमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, इसका जो हाईलाइट सिम्टम्स होता है, सनकन आइस होता है, पूरी बॉडी स्किनी होती है, कहीं पे भी स्वेलिंग वगैरह कुछ भी नहीं होती। जबकि क्वासिओरकोर में स्किनी तो होती है, लेकिन कुछ बॉडी पार्ट में, स्पेशली जो अपना टमी एरिया होता है, वहां पर ओडिमा मतलब वाटर रिटेन होने लगता है, स्वेलिंग होने लगती है। दोनों में कॉमन चीजें भी है, जैसे दोनों में ही ग्रोथ और वेट कम हो जाएगा, दोनों में ही ब्रेन का डेवलपमेंट सही नहीं हो पाता, मेंटल एबिलिटी कम रहती है, थिनिंग ऑफ लिम्स होते हैं, हेयर लॉस होने लगता है, ये दोनों में कॉमन है। एक अपने बुक में, ऐसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, पुअर्टी हो सकता है, इग्नोरेंस हो सकता है, लेकिन जो सबसे प्राइम कारण है वो ये है कि जो मदर जो मिल्क होता है, मतलब बच्चों को जो माँ का दूध पिलाया जाता है, वो जल्दी एक सर्टेन एज तक तो पिलाना ही चाहिए, उससे पहले ही बंद कर दिया गया और उसकी जगह दूसरा फूड आइटम देने लग गए। अब एक और चीज, अगर जो फूड आइटम दे रहे हैं उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं है कुछ खास, तब तो मरेसमस हो जाएगा। और उसमें कार्बोहाइड्रेट और फैट तो है लेकिन प्रोटीन नहीं है, तो फिर उसे क्वासिओरकोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपने प्रोटीन माल न्यूट्रिशन में अपने दो डिजीज है, इनको अच्छे से करें। इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि आज आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये चैप्टर भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।